Very good afternoon, students. Very good afternoon, Dhruv, Jalaj. Let's just wait for 1 or 2 more minutes for other participants to join, and then we'll start our session. Okay, let's begin. Okay, so in the last class we were discussing about the states of matter. States of matter में हमने पता है कि सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, गैसेस क्या होते हैं. फिर हमने इसमें बात किया था कि इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो इनमें ये सारे स्टेट्स ऑफ मैटर में एक्ट करता है. तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब हमने वंडरवॉल फोर्सेस की बात की थी, किस टाइप के ये फोर्सेस होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करते हैं. तो वी हैड सीन अबाउट द लंडन और द डिस्पर्जन फोर्सेस, वी हैड सीन अबाउट द डाइपोल डाइपोल फोर्स, और अब हमको आगे दो और तरह के फोर्स दिखने हैं. वहां पर एक है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. ठीक है, एक मिनट. ठीक है, लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच आर नॉट पोलर, विच आर नॉन पोलर. पोलर और नॉन पोलर के बारे में हमने बात किया था कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये दो तरह से हो सकता है. आइदर इट विल बी पोलर और इट विल बी नॉन पोलर. ठीक है, तो पोलर और नॉन पोलर की बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी. उसके बाद हमने बोला अगर हमारे पास कोई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लीजिए हमने लिया कोई नोबल गैस, कोई भी नोबल गैस लिया, तो नोबल गैस का अगर हमने एटम लिया, लेट्स से दिस इज एटम ए ऑफ वन नोबल गैस एंड दिस इज अनदर एटम बी ऑफ अनदर नोबल गैस. लेट्स से हमने ले लिया एक हीलियम और एक ले लिया आर्गन. ठीक है, तो जब हम लोग हीलियम और आर्गन को लेते हैं तो जब ये लोग अलग अलग थे तो हमने देखा यहाँ पे न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड था और ये जो बाहर वाला पोर्शन है दिस इज देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखाता है कि ये यूनिफॉर्म है. ठीक है, इसी तरह से एटम बी में भी क्या था, ये यूनिफॉर्म था. बट अब हमने कहा कि अगर हम इन दोनों को थोड़ा सा क्लोज लेकर आते हैं, व्हेन वी ब्रिंग दीज टू एटम्स ऑफ हीलियम एंड आर्गन इन क्लोज विसिनिटी ऑफ ईच अदर, तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर होगा कि किसी एक इंस्टेंट पे ऐसा हो सकता है कि ए का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये अपना जो एटम ए है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरह से शिफ्ट हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मान लीजिए लेफ्ट साइड ज्यादा हो जाए और राइट साइड कम हो जाए. तो उस टाइम पे यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो अगर एटम ए में ऐसा हुआ, मान लीजिए ये हीलियम के एटम में ऐसा हुआ, तो जिस मोमेंट पे ऐसा हुआ उसी मोमेंट पे क्या होगा, ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे एटम बी जो है, जो कि हमारा क्या था, एटम बी है हमारा आर्गन. तो आर्गन पे क्या करेगा, एक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, मतलब ये कहेगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है.
तो ऑपोजिट चार्जेस ये अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इसको जब अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये बी का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लेफ्ट के टुवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर लेफ्ट के टुवर्ड शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर इस साइड आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस यहाँ पर चेंज हुआ अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, उसकी वजह से आर्गन में भी क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस चेंज आया यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, और यहाँ पर पार्शियल चार्जेस आए, और ये जो पार्शियल चार्जेस आए ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह के जो फोर्सेस को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस। क्या है ये, डिस्पर्शन फोर्सेस, या फिर लंदन ब्रिज ने इसको सबसे पहले देखा था, तो इसको हम लोग दूसरा नाम भी दिया है इसको, लंदन फोर्सेस। ओके, तो ये वो क्लास चीज थी जो हमने लास्ट टाइम पर देखी हुई थी। ठीक है, तो इसका अगर इसकी मतलब सिस्टमैटिक डायग्राम देखना चाहो आप, सिस्टमैटिक डायग्राम इसका ये इनिशियली है जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड था, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर एटम ए के अंदर क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस डाइपोल आया, और एटम बी के अंदर क्या हुआ, इंड्यूस्ड डाइपोल आया। ठीक है, इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस कहाँ देखने को मिलते हैं, जहां पर यहाँ पर इंस्टेंटेनियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज का जो है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया नॉन पोलर के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने जो नेक्स्ट चीज देखी थी वो थी हमारी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में हमने कहा था, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में हमने बात किया था कि जो मॉलिक्यूल पोलर है या फिर वहां पर क्या है, परमानेंटली वहां पर डाइपोल है, वहां पर क्या है, परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल का मतलब हमने क्या बताया था आपको, परमानेंट डाइपोल का मतलब है जो मॉलिक्यूल क्या है, अपने पोलर है। जैसे मैंने बोला, अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें तो H और Cl के बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड है, और वो बॉन्ड है हमारा, कौन सा बॉन्ड है यहाँ पर, कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, अब क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स एफिनिटी कम है, तो यहाँ पर मतलब ये इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स इसकी जो अट्रैक्शन है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी क्लोरीन की है। तो क्या होगा, इनके बीच में ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के टुवर्ड्स ज्यादा रहेगा और हाइड्रोजन के टुवर्ड्स कम रहेगा। तो हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करो तो इस तरह से होगा, हाइड्रोजन ये हो गया, क्लोरीन यहाँ पर हो गया, और इनका बॉन्ड यहाँ पर शेयर हो रहा है। तो यहाँ पर आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स पूरे अपने इस तरह से पड़े हुए हैं, ये है पार्शियल नेगेटिव, ये है अपना पार्शियल पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये वाले पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दो हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। हमने यहाँ पर बात की थी एक टर्म की, क्या थी वो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कौन कितना ज्यादा विलिंग है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए क्लोरीन ज्यादा विलिंग है कंपेयर टू हाइड्रोजन। और ऐसा क्यों है, क्योंकि क्लोरीन जो है यहाँ पर अपना क्या है, क्लोरीन का जो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर इसको नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड में देखो तो मोस्ट चार्ज डेंसिटी इज टुवर्ड्स क्लोरीन और लेस चार्ज डेंसिटी इज टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो ये है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अब दो हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर आएगा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यही फोर्स को हम लोगों ने क्या बोला था, डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब थर्ड काइंड ऑफ फोर्स जो हम आज देखने वाले हैं वो है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। मतलब एक तो डाइपोल है ऑलरेडी और एक में हमने इंड्यूस किया। तो आप सोचोगे कि शायद मैम ये तो डिस्पर्जन जैसा ही हो गया ना। डिस्पर्जन फोर्स में क्या था, पहले ए वाले एटम पे हमने एक डाइपोल आया और उसकी वजह से यहाँ पर इंड्यूस हुआ। ठीक है, ऐसा ही हुआ था। पर ये वाला जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं ये इससे कुछ डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है अभी समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है, लेट्स से HCl का है। ठीक है, तो HCl जो है आपको पता है ये क्या है, परमानेंट डाइपोल है। LCl आपका परमानेंट डाइपोल है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है
और यहाँ पर आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब मैं यहाँ पर मान लो यहाँ पर आर्गन के एक एटम को ले आती हूँ, मैं ले आई आर्गन को, ठीक है। अब ये जो आर्गन है ये आपको पता है ये कैसा है, ये नॉन पोलर है, ये कैसा है, नॉन पोलर। पर अगर हाइड्रोजन क्लोराइड और आर्गन एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी पे रखे हुए हैं तो क्या होगा, क्लोरीन का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये आर्गन के न्यूक्लियस को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। या फिर आप दूसरी तरह से समझ सकते हो, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड इस साइड प्रेजेंट होगा, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्यों खींचेगा, इसलिए खींचेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, और ये क्या है यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी वजह से क्या होगा, आर्गन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस तरह से कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर अपना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और उसी तरह से अगर हाइड्रोजन क्लोराइड को देखो तो ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन, यहाँ हुआ पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव। तो क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड क्या था, एक परमानेंट डाइपोल था, यहाँ पर ऑलरेडी डाइपोल प्रेजेंट था, पर लेकिन अपना आर्गन जो है यहाँ पर कोई भी डाइपोल नहीं था। तो यहाँ पे ये जो डाइपोल बना, ये डाइपोल क्यों बना, इसने इसके ऊपर एक डाइपोल को क्या किया, इंड्यूस किया, ठीक है, इंड्यूस। तो ये जो डाइपोल आर्गन के ऊपर आया, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ इंडक्शन। और ये इंडक्शन किसने क्रिएट किया, ये जो परमानेंट डाइपोल HCl वाला था इसने क्रिएट किया। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग कहते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। तो अभी आपको शायद लंडन फोर्सेस और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। लंडन फोर्सेस में क्या होता था, वहां पर ये दोनों ही कैसे होते थे, ये दोनों ही एटम्स ऐसे होते थे जिनमें कोई भी डाइपोल पहले से प्रेजेंट नहीं है, पर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें ऑलरेडी डाइपोल है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया क्या है अपने लंडन फोर्सेस और इसमें, देखो यहाँ पर ये अपना AB से मैंने एक परमानेंट डाइपोल दिखाया और ये है अपना नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसने इसके ऊपर एक इंडक्शन क्रिएट किया क्योंकि ये एंड था पॉजिटिवली चार्ज, ये एंड था नेगेटिवली, मतलब पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये वाला पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला एंड पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, तो इन दिस वे, ठीक है। तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस समझ में आए क्या है ये? यस मैम। ओके, अब एक काम करो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इसको लिख लो एक बार, राइट डाउन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। राइट डाउन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इसमें लिख लो दिस फोर्स acts between a molecule having permanent dipole. This force acts between a molecule having a permanent dipole and the molecule lacking permanent dipole या फिर आप कह सकते हो जैसे आपके नॉन पोलर होते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड द मॉलिक्यूल लैकिंग परमानेंट डाइपोल, ठीक है। तो परमानेंट डाइपोल, नेक्स्ट पॉइंट, परमानेंट डाइपोल of the polar molecule will induce a dipole in the electrically neutral molecule, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनिशियली जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल था हमारा, या फिर ब्रैकेट में यू कैन राइट नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बाय डिफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है। हम लास्ट में क्या बोला, बाय डिफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर भी अगर आप सोचो तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, मतलब जैसे हमने डाइपोल के केस में बात किया था, तो डिस्पर्जन फोर्सेस भी वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब वहां पे पोलर तो है ही वो मॉलिक्यूल, बट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उनका जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है वो वेरी कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी शिफ्ट हो सकता है,
और जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी किसी इंस्टेंट पे शिफ्ट होता है, उसकी वजह से जो फोर्सेज आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज डिस्पर्जन फोर्सेज। तो जैसे डाइपोल डाइपोल में डिस्पर्जन फोर्सेज हो सकते हैं, उसी तरह से डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में भी डिस्पर्जन फोर्सेज हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वाला फोर्स भी होगा और साथ ही साथ यहाँ पे डिस्पर्जन या लंडर फोर्स भी होगा। ठीक है, तो दोनों चीज एग्जिस्ट कर सकती है। तो यू कैन ऑल्सो राइट हियर ऑल्सो dispersion forces and dipole induced dipole, dispersion forces and dipole induced dipole interaction exists, ठीक है, interaction exists. Next लिखो हाइड्रोजन Ma'am, बॉन्ड। please repeat this point. Here also dispersion forces and dipole induced dipole forces exist. Here also dispersion forces and dipole induced dipole forces exist. Okay. Fine. एक चीज नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लिख सकते हो। अच्छा, आप लोग ये डायग्राम बनाना चाहते हो? लास्ट टाइम शायद मैंने थोड़ा सा स्पेस भी आपको इसके लिए छुड़वाया हुआ था वहां पे। इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस डायग्राम क्विकली मेक इट। ठीक है, डिस्पर्जन फोर्सेस का और ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे एडिशनली एक बात बता रही हूँ, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में तो बात करेंगे ही। आप ये देखो, एटम एक के ऊपर इन्होंने इस तरह से किया हुआ है, एक एरो बनाया है और यहाँ पर एक तरह से प्लस साइन है। तो क्या होता है, कोई भी डाइपोल अगर आप बताना चाहते हो तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी ये वाले एटम का क्या हुआ, इस साइड शिफ्ट हो गया। इसका मतलब न्यूक्लियस इस साइड है बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड है। मतलब ये वाला पार्ट क्या है, नेगेटिवली चार्ज है और इस साइड क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो हम एक एरो इस तरह से बनाएंगे, ये वाला एंड पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। तो दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव साइड है। ठीक है, डन। यस मैम। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इसका बना लो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में देखो एक और यहाँ पर एग्जांपल देखो, अगर आप O2 की बात करो तो O2 क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, पोलर नॉन पोलर बॉन्ड है इसका, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम दोनों क्या है, एक जैसे एटम है, तो ये इक्वल फोर्स से इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर लेकिन H2O देखो, H2O में क्या है, दो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो ये वाला क्या होता है, दिस इज पोलर और ये क्या होता है, नॉन पोलर। तो पोलर नॉन पोलर चीजें अगर साथ में आई तो इसका मतलब ये किसका केस है, दिस इज अ केस ऑफ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जैसे अगर मैं H2O की बात करूं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या होता है, इस तरह से दिखता है कुछ। ठीक है, ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल। तो वाटर का मॉलिक्यूल H2O इस तरह से है। यहाँ पर क्या होता है, हमें पता है कि मैम हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब क्या है, हाइड्रोजन जिनके साथ बॉन्ड बनाता है, जैसे अगर मैंने वहां पे बात किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बताया था कि इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो गेन इलेक्ट्रॉन में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है
और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा है और हाइड्रोजन की बहुत कम है। उसी तरह से अगर आप बात करो फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, और हाइड्रोजन की क्या है, कम है कंपेयर टू फ्लोरीन। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर बात करो नाइट्रोजन की, अगर आप यहाँ पर बात करो नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, और हाइड्रोजन की कम है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स बनते हैं ना, ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, फ्लोरीन हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, ये जो बॉन्ड्स बनते हैं ये डेफिनेटली पोलर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, पोलर होते हैं। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, यहाँ पे पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा, पोलैरिटी उतनी ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ज्यादा तेजी से अपने साइड खींचना चाहेगा, ये कहेगा भाई ले 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 ले। ये भी ज्यादा तेजी से खींचना चाहेगा, ये बोलेगा भाई ले ले तू। ये भी खींचेगा बहुत तेजी से, ये बोलेगा नहीं ले ले। पर अगर वहां पे कुछ एक जैसे एटम होते हैं, मतलब एक जैसे मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल होती, तो वहां पे ये जो चार्ज का डिफरेंस है, ये जो चार्ज यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये उतना शायद नहीं होता। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पर जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, वहां पे ये जो बॉन्ड्स बनते हैं दे आर स्ट्रॉन्गली पोलर। क्या है ये? स्ट्रॉन्गली पोलर बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन जो है, ये सारे मॉलिक्यूल्स के साथ जो बॉन्ड बनाता है, जैसे कि अपना यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसके अलावा क्लोरीन भी होता है। तो ये जो सारे बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन के साथ, ये सारे क्या है, दे आर स्ट्रॉन्गली पोलर बॉन्ड्स। तो स्ट्रॉन्गली पोलर बॉन्ड्स है, मतलब यहाँ पर ये जो चार्जेस आ रहे हैं ये अप्रिशिएबल होंगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन H2O का एग्जाम्पल ले, तो यहाँ पर अपना एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो है नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। ओ जैसे यहाँ पर अपने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। तो अगर ये O है, ये अपना क्या है, यहाँ पर आया H। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, ये O है, ये है दूसरा H, और ये है अपना H। तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पर अपना आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी है पार्शियल नेगेटिव, यहाँ है पार्शियल पॉजिटिव। तो ये वाला हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये दूसरे एटम के इस ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये वाला जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन एटम होगा, ये क्या करेगा, उसके उसके चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा। उसी तरह से ये हाइड्रोजन है, किसी और ऑक्सीजन, किसी और H2O मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, यहाँ पर अट्रैक्शन करेगा। तो आप समझ रहे हो, इस तरह के बॉन्ड जो हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ बना रहा है, बॉन्ड्स नहीं सॉरी, इस तरह का जो फोर्स यहाँ पर दूसरे एटम पे लग रहा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ होगा या फ्लोरीन के साथ होगा, नाइट्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, तो इन सबके केसेस में क्या होता है, दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मतलब ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसीलिए इस तरह के जो अट्रैक्शन को हम लोग नाम देते हैं, दिस अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। मेरी बात समझ में आई कि आपको, कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, एक्चुअली ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वैन डर वाल्स फोर्सेस का आपका एक स्पेशल टाइप है। स्पेशल टाइप इसलिए है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग की वजह से इसको एक और अलग कैटेगरी दे दी। तो अगर मैं बोलूँ जो अपने डाइपोल फोर्सेस देखे, तो उनमें भी अट्रैक्शन है, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में ये अट्रैक्शन बहुत ही मतलब इसका क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात समझ में आई। हाइड्रोजन किन किन के साथ ये बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन उन एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करता है जहां पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कंसिडरेबल डिफरेंस है। सिमिलरली फ्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन के साथ भी क्या है, कंसिडरेबल डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये जो पोलराइजेशन होता है, यहाँ पे जो डाइपोल बनता है, ये एक स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो अट्रैक्शन होता है नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल के साथ या एलिमेंट के साथ, दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इज दिस अंडरस्टूड? किसी को रिपीटेशन चाहिए, समझ नहीं आया हो तो इसलिए पूछा मैंने। हाँ मैम, समझ आ गया। मैम समझ आ गया। ओके, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। क्लास 11 में बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके रिप्लाई के लिए। चलो नेक्स्ट लिख लो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड। फोर्थ इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिस इज अ स्पेशल केस
दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ किसका होगा, H2O। H2O कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर है कि नॉन पोलर है? H2O एक पोलर मॉलिक्यूल है और H2O का हमने देखा किसके साथ बॉन्ड बन रहा है, H2O के साथ ही। तो ये एक स्पेशल केस है किसका, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन, इट इज फाउंड where highly polar bonds, it is found where highly polar bonds are present, highly polar bonds are present। highly polar मतलब ब्रैकेट में मेंशन कर लो, HF हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड, HO हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड, HN हाइड्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड एंड समटाइम्स HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। ठीक है, अब एक काम करो, हमने यहाँ पर बात किया था, हमने लास्ट टाइम पे एक चीज बात कर ली थी, किसकी बात की थी, हमने यहाँ पर बात कर ली थी, फिर भूल गई मैं, कंप्रेसिबिलिटी की बात की थी। कंप्रेसिबिलिटी की हमने बात की थी कि ये जो सारे वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं ये सारे क्या हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो हमने बात किया था कि अब अगर हम मॉलिक्यूल्स को, अगर हम स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो हम देखते हैं कि सॉलिड्स और लिक्विड्स जो है वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं और गैसियस स्टेट जो है वो कंप्रेसिबल है। तो हमने इस पे बात किया क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गैसेस में क्या है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट में क्या है, मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज सिचुएटेड है, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अब क्या हुआ, अब आप इनको क्या करो, आप इसको कंप्रेस करो। अब वहां पर अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो उस टाइम पर क्या होगा, वहां पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये और क्लोज आएंगे। अब जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो इनका न्यूक्लियस दोनों का क्या होगा, रिपेल करेगा, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, वो भी रिपेल करेगा। तो इसलिए ये एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद हम इसको क्लोज नहीं ला सकते। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाना। तो इसलिए सॉलिड्स और लिक्विड स्टेट हमारी क्या है, कंप्रेसिबल नहीं होती है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करना चाह रहे थे कि लिक्विफैक्शन की। तो हमने बोला गैसेस को हमने क्या किया, अगर हम गैसेस को लिक्विफाई करना चाहें तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, गैस को कंप्रेस करती हूँ। तो कंप्रेस करने से क्या होंगे, ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल अलग अलग पड़े हुए हैं ये सारे क्या होंगे, क्लोज आएंगे। और अगर ये क्लोज आ रहे हैं तो मेरी मेरी इंटेंशन ऐसी थी कि अगर ये सब क्लोज आ जाएं तो उस टाइम पर क्या होगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स अगर क्लोज आ गए तो लिक्विड स्टेट में जैसे क्लोज आते हैं तो उसी तरह से गैसियस स्टेट में भी उतने ही क्लोज आ जाए तो गैस हमारी लिक्विफाई हो जाएगी। पर जब मैंने ऐसा करना चाहा तो ऐसा मैंने किसकी हेल्प से करना चाहा होगा, ऐसा करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली ले ली, ठीक है। यहाँ पर मैंने ली एक पिस्टन सिलेंडर की असेंबली। तो अगर हम यहाँ पर ये पिस्टन ले लिया, ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर मैंने लगाया एक पिस्टन, ठीक है। मतलब जैसे हमारा सिरिंज होता है ना, इंजेक्शन लगता है, वैसा ही ले लिया। अब यहाँ पर पड़ी हुई थी कोई गैस, मैंने बोला कि चलो अब इस गैस के मॉलिक्यूल्स को हम क्लोज लाते हैं। तो जब मैंने इन गैस के मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाना चाहा तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे देखा कि ये जो गैसेस हैं ये अलग अलग पड़े हुए थे, सॉरी, तो यहाँ पर मुझे मिला कि जब मैंने इसको क्लोज लाया तो ये यहाँ तक आ गया, कुछ ऐसे आ गया, ये जो गैसेस थे ये इतनी कंप्रेस हो गई। पर यहाँ पर देखा कि अभी भी क्या है, इसका जो स्टेट है दैट इज गैसियस स्टेट ओनली, इट इज नॉट लिक्विफाइड। तो अब मैं लिक्विफाई करने के लिए क्या करूं, तो मैंने कहा यहाँ पर अगर आप इसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर दोगे, जब आप इसके टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो ये जो गैसेस हैं ये क्या होंगे, ये लिक्विफाई हो जाएंगे, दे कैन बी लिक्विफाइड। तो दो चीजें की हमने यहाँ पर, क्या चीज की, गैस को लिक्विफाई करने के लिए एक तो मैंने इसके प्रेशर को इंक्रीज किया। प्रेशर को इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, प्रेशर को इंक्रीज किया मतलब मैंने इसको क्या किया, कंप्रेस किया मैंने इसको। तो जब मैं इसको कंप्रेस करूंगी तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको किया कंप्रेस करना मतलब प्रेशर को इंक्रीज करना। और सेकेंडली मैंने यहाँ पर क्या किया,
इसके टेम्परेचर को करा रिड्यूस। तो जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी ओनली देन दीज गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। इसका मतलब कि ये गैसेस में ये टेम्परेचर का कुछ एक इम्पोर्टेंट रोल है। ये इम्पोर्टेंट रोल क्यों है उसको समझिए। ये इम्पोर्टेंट रोल क्यों आया गैसेस के केस में? क्या होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं हमें पता है वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। कोई यहाँ पर है, कोई वहां है, कोई यहाँ जा रहा है। तो इनके पास क्या है, कोई एक काइनेटिक एनर्जी है। गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा होगी इनकी थर्मल एनर्जी, उतनी ही ज्यादा होगी इनकी थर्मल एनर्जी। तो ये जो थर्मल एनर्जी होती है दिस इज रिलेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी। मतलब मॉलिक्यूल्स कितनी तेजी से यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप उनके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो मॉलिक्यूल्स के, तो ये उतनी ही तेजी से और तेजी से यहाँ वहाँ भागने लगेंगे। तो इसका मतलब उनका ये जो थर्मल एनर्जी है ये और बढ़ जाएगा। तो अगर हम गैसेस की बात करें और हम लिक्विड्स की बात करें और हम सॉलिड्स की बात करें, तो इन तीनों में जो थर्मल एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा गैसेस में होती है, फिर लिक्विड्स में होती है और फिर सॉलिड्स में होती है। ठीक है, ये किसका मैंने लिखा, दिस इज द रिलेशन फॉर थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी किसमें कैसी होती है। पर इसका रिवर्स होता है, इसका रिवर्स होता है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में अगर आप बात करो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो किसमें सबसे ज्यादा होते हैं, सॉलिड्स में ज्यादा होते हैं, और लिक्विड्स में कम और गैसेस में सबसे कम। पर गैसेस में क्या है, थर्मल एनर्जी ज्यादा है। तो मैं यहाँ से एक कंक्लूजन ये ड्रॉ करना चाहती हूँ कि हमारी ये जो गैसेस हैं ये हमारे इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है पर इनके अंदर थर्मल एनर्जी ज्यादा है। तो थर्मल एनर्जी हमने देखा जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं ये मॉलिक्यूल जितने दूर थे अब वो और दूर हो गए। ठीक है, पर अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता तो ये मॉलिक्यूल्स और पास आ जाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना गैसियस स्टेट है यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है और काइनेटिक थर्मल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी चाहती है कि मॉलिक्यूल्स दूर जाए और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चाहते हैं कि ये मॉलिक्यूल पास है। ठीक है, और इन्हीं दोनों के बीच में जब बैलेंस बनता है तो हमें मिलते हैं ये तीन स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो अब मेरी बात आप समझिए, वहां पे गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर क्यों रिड्यूस करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने वहां पे प्रेशर बढ़ाया, वहां पे आपने उसको कंप्रेस किया तो ये जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे वो पास पास आ गए। पर वो पास आ गए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, पर वो इतना नहीं बढ़ा कि वो लिक्विड स्टेट में आ पाए। तो अगर अब आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं बढ़ा पा रहे हो तो अब आप क्या कर सकते हो, आपको पता है गैस में आपकी थर्मल एनर्जी ज्यादा है। तो अगर आप इस थर्मल एनर्जी को रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, आप इसको लिक्विफाई कर पाओगे। मेरी बात समझ में आई कि आपको एक ये जो बैलेंस है इन दोनों के बीच में, इन्हीं की वजह से हमारे पास ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, अब अगर गैसेस को हमें लिक्विफाई करना है तो केवल प्रेशर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रेशर जो है वो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तो बढ़ा रहा है पर वो इसको ओवरकम नहीं कर पा रहा है इनकी थर्मल एनर्जी को। तो अगर आप इसके टेम्परेचर को रिड्यूस करोगे, थर्मल एनर्जी को रिड्यूस करोगे, तो दिस गैसियस स्टेट कैन बी ब्रॉट इनटू लिक्विड स्टेट या फिर गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। समझ में आई क्या मेरी बात ये वाली, कि थर्मल एनर्जी का क्या रोल है? यस मैम। ओके, केवल एक ही स्टूडेंट को समझ में आया ना बेटा? देखो, अगर नहीं आया है तो बोल दो और आया है तो भी बोल दो। मैम आ गया समझ। समझ आ गया मैम। 2 स्टूडेंट हो गए, चलो 3 हो गए। ठीक है, यस मैम समझ आ गया। फाइन फाइन, लिख लो इसको, थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट राइट डाउन थर्मल एनर्जी, लिखो एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एनर्जी ऑफ ए बॉडी arising from its atoms or molecules, arising from its atoms or molecules क्या होता है, मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इट इज अ मेजर ऑफ arising of its atoms and molecules is a measure of thermal energy, is a measure of thermal energy।
Ma'am, please repeat. Energy of a body arising because of the motion of atoms and molecules, arising because of the motion of atoms and molecules, is a measure of thermal energy. It is a measure of thermal energy, and it increases with the increase in temperature. It increases with the increase in temperature. It increases with the increase in temperature. Gaseous state of matter possess highest thermal energy. Gaseous state of matter possess highest thermal energy, and solids possess lowest. And solids possess lowest. And solids possess lowest. Whereas the intermolecular force of attraction dominates in solids, and it is the least in case of gases, and least in case of gases. Okay, write down. Therefore, next point लिख लो. Therefore, in order to liquefy a gas, bringing these molecules closer, therefore in order to liquefy a gas, only bringing these molecules closer will not accomplish the task. या फिर देखो ऐसा हो सकता है, ठीक है, बट लेकिन केवल प्रेशर से भी हो सकता है, मैं ये बोल रही हूँ, पर लेकिन ये प्रेशर ना बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है. तो दिस इज नॉट इजी टू लिक्विफाई, उस तरह से आप कर नहीं पाओ. तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप उसका टेम्परेचर रिड्यूस करो. क्या बोला मैंने अभी लाइन, प्लीज फिर से बोलना, कोई भी एक रिपीट कर दो, एक बच्चा. कृषा जरा आप रिपीट कर दो, मैंने अभी लास्ट टाइम क्या बोली जो लिखवाई आपको, मैं उसके आगे बोलूं. मैम therefore वाली. हाँ. Therefore, in order to liquefy a gas, only bringing this molecule closer will not accomplish the task. ठीक है. इसके आगे लिखो. Therefore, हाँ, इसके आगे लिखो. If we reduce the temperature of the gas, that is reducing the thermal energy, of the gas, will liquefy the gas. तो यहाँ पर दोनों चीजें जरूरी हैं, केवल टेम्परेचर और केवल प्रेशर नहीं, दोनों चीजें जरूरी हैं. ठीक है, चलो. हाँ, ठीक है. चलो, तो ये वाला जो पार्ट था जिसका मुझे स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको कवर करना था, लास्ट क्लास में ये कवर नहीं हो पाया था, तो उसको मैंने कवर किया. आज हम जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं. वो टॉपिक है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन. क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन. आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 10th में एक इंट्रोडक्शन पढ़ते हो, क्या होता है इसका. ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे.
रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो यू कैन पुट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, तो हम लोग अब जो देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक वो है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। तो कोई अगर पढ़ के आया है 10th में तो भी ठीक है, कोई अगर नहीं भी पढ़ के आया है तो भी ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम एकदम फ्रेश स्टार्ट लेंगे, इसका तुरंत पूरा बेसिक से लेके इसको आगे तक लेके जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे, जहाँ पर अभी आपने इसके बारे में नहीं सीखा, ठीक है। यार व्हाइट बोर्ड में दिक्कत हो रही है लिखने में, रुक जाओ मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ आपके साथ। ठीक है, देखो रिडॉक्स रिएक्शन में ये जो वर्ड है रिडॉक्स, इसका क्या मतलब होता है पहले ये समझ लो, फिर रिडॉक्स रिएक्शन का यूज कहाँ है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, रिड का मतलब जो है रिडक्शन, रिड का मतलब होता है रिडक्शन, और ये ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो जब ये दोनों रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन साथ में होती है तो इसको हम लोग टुगेदर क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज रिडॉक्स। रिडॉक्स का रिडक्शन का रिड ले लिया और ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लिया, तो ये रिएक्शन बन जाती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शंस हम क्यों पढ़ रहे हैं या इसका क्या एडवांटेज है, मतलब हमारे डेली लाइफ में कहाँ ये यूज होती है, तो उसको देखो। अगर आप कोई भी फ्यूल को बर्न करते हो, ठीक है, लेट्स से मैं कोल को बर्न कर रही हूँ, तो यहाँ पर कोल को अगर मैं बर्न करूँ तो सी और O2 को रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर बनता है हमारा CO2, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई। ये रिएक्शन जो होती है, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों बोला, ऑक्सीडेशन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर CO2 फॉर्म कर रहा है। तो जब भी कभी कहीं किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, वहां पर उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर मैं मीथेन गैस को बर्न करना चाहूँ, अगर मैं मीथेन गैस को बर्न करना चाहूँ तो यहाँ पर भी फॉर्म होगा CO2 और यहाँ पर लिबरेट होगा हमारा H2O, ठीक है। तो अगर अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करो तो यहाँ पर ये हो गया 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जब आपने मीथेन को बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको मीथेन का क्या हुआ, इस मीथेन का हुआ ऑक्सीडेशन। कैसे पता चला ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पर जो कार्बन एटम था पहले इसके साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अटैच थे, और बाद में देखा तो ये कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पर कार्बन के साथ यहाँ पर ऐड हो गया है ऑक्सीजन। तो जब भी कहीं ऑक्सीजन का एडिशन होता है, कहीं पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तो उस तरह की हम लोग रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस काइंड ऑफ रिएक्शन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है।
कोई कहेगा कि मैम यहाँ पर कार्बन जो है, कार्बन में से ऑक्सीजन तो ऐड हो गई, पर साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो निकला, साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो निकला। तो मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला कि मैम अगर हाइड्रोजन निकलता है तो उसका मतलब वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो फिर मैंने बोला हाँ, वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मतलब कहीं से ऑक्सीजन का एडिशन हुआ या वहां से क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। तो ये दोनों ही केस में ये जो रिएक्शन होती है, ये दोनों ही रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यही आप शायद पहले भी पढ़ के आए हो, और जो नहीं पढ़ के आए हैं तो वो ये चीज समझ लें कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन। तो जब भी कभी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उस तरह की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा तरीका है इस तरह के रिएक्शन को डिफाइन करने का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन रिमूव होती है तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ और रिएक्शंस होती हैं जो दुनिया में हो रही हैं। क्या होती हैं? तो हमने एक तो देख लिया कि मैम ये जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। अगर मैं इसके बाद देखना चाहूँ, अगर मैं इसके बाद देखना चाहूँ तो यहाँ पर क्या है, फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, दिस इज द रिएक्शन जिसके थ्रू क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे जो प्लांट्स हैं, दे मेक देयर फूड। प्लांट्स दे मेक देयर फूड। फूड मतलब वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बना, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ये दोनों रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है C6H12O6 मतलब ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट का, और साथ ही साथ यहाँ पर रिलीज होती है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, और यहाँ पर कार्बन के साथ यहाँ पर क्या है, CO2। तो ये बना हमारा कार्बोहाइड्रेट, ये बना हमारा कार्बोहाइड्रेट। सेकेंडली यहाँ पर जो H2O है, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल था, इसके साथ क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया हमारा यहाँ पर इस तरह से ऑक्सीजन में। मतलब आप देखो ये H2O मॉलिक्यूल के साथ क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गई और इस ऑक्सीजन एटम के साथ क्या हो गया, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन एटम ऐड हो गया। तो इसको मैं कह सकती हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब H2O मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, और CO2 मॉलिक्यूल जो हो रहा है ये हमारा रिड्यूस हो रहा है, ये हमारा रिड्यूस हो रहा है। कोई कहेगा कि मैम ये कैसे रिड्यूस हो रहा है, ये तो बात समझ में नहीं आ रही। तो इस बात को समझने के लिए एक बार जब हम ये चैप्टर की डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे तो आपको ये बात भी समझ में आएगी कि यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। एक तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि CO2 में देखो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, दैट इज रिडक्शन। और अगर वो कोई कहता है कि नहीं मैम यहाँ पर तो ऑक्सीजन अभी भी है और ये हम नहीं समझ पा रहे ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, तो बेटा एक बार इस चैप्टर की डिटेल में एक बार एनालिसिस हो जाने दो, कुछ चीजें हम लोग समझेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन। बट फॉर टाइम बीइंग अगर आप समझना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो, ये जो CO2 मॉलिक्यूल है यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तो दिस इज रिडक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन। तो इसका जो एक प्रोसेस, जो एक हमने एप्लीकेशन देखा वो तो बर्निंग ऑफ फ्यूल में था। तो फर्स्ट देखा वो होता हमारा बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल कोई भी टाइप हो सकता है, सॉलिड फ्यूल, फ्यूल, गैसियस फ्यूल। दूसरा हमने देखा फोटोसिंथेसिस। तीसरा हो सकता है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में भी यूज होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन आपको यहाँ से मिली, जो ऑक्सीजन यहाँ से मिल रही है, इसी ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, C6H12O6। तो ये वापस क्या लिबरेट करता है, CO2, H2O, और साथ ही साथ यहाँ पे लिबरेट होती है एनर्जी। तो यहाँ पर आप देखो जो रिएक्शन यहाँ हो रही थी यही उसका रिवर्स रिएक्शन है। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। पिछले केस में CO2 जाके C6H12O6 में रिड्यूस हो रहा था, और इस केस में सॉरी हमारा C6H12O6 ये जाके इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और अगर आप ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में ये H2 जाके ऐड हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन का एक और एप्लीकेशन यहाँ पर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी यूज होते हैं, करते हैं इसको, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी यूज होता है। ठीक है। तो ये सारी जो है, ये सारे इसके आपके क्या है, एप्लीकेशंस है।
ठीक है। तो रिडॉक्स के हमने कई एप्लीकेशंस देखे, जैसे कि हमारा है फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में और कंबशन में। आप कोई एक अच्छा सा एग्जांपल आप लोग भी सोच के बता सकते हो डेली लाइफ से। कौन बताएगा मुझे? कोई भी बता दो मुझे एक रिडॉक्स रिएक्शन का एक अच्छा सा एग्जांपल आपके डेली लाइफ से, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो। सोचो यार, आपने देखा है इसको। रस्टिंग। पढ़ा है ना आपने? क्या क्या जलज, क्या बताया आपने? रस्टिंग। हाँ, रस्टिंग वही बात करी मैं। कोरोजन आपने पढ़ा है, रस्टिंग आपने पढ़ा है। रस्टिंग में क्या होता है? रस्टिंग आपके ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में अपना जो आयरन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, तो वो अपना ऑक्सीडाइज कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो वो भी आप नेटवर्क का कुछ एक इशू हुआ है यहाँ पर अभी। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या हो गया? वो भी हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी इसका यूज होता है। तो ये हो गया हमारा रिडॉक्स रिएक्शन की एप्लीकेशन की कहाँ पर है, कुछ एप्लीकेशन हमने देखी। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन को हम लोग फर्दर किस तरह से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं, या हम लोग ऑक्सीडेशन फर्दर किस तरह से बताते हैं। तो ये जो रिएक्शन जो हमने अभी तक सीखा यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन को हम लोग कहते हैं, हमने बोला कि ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन को हमने अभी इस तरह से क्या डिफाइन किया? ऑक्सीडेशन को हमने डिफाइन किया कि जहां पर क्या हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या वहां पर क्या हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो ये दोनों ही केस में ये क्या हो जाता है? ये दोनों ही केस में होता है हमारा ऑक्सीडेशन। पर लेकिन साइंटिस्ट ने जब बाद में ध्यान दिया तो उन्होंने कहा ये लिमिटेड है डेफिनेशन, हम लोग इसको आगे एक्सपैंड कर सकते हैं इस डेफिनेशन को। उन्होंने इस डेफिनेशन को कैसे एक्सपैंड किया उसको समझते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको जो रिएक्शंस पहले डिस्कस की, मैं वही रिएक्शन एक बार फिर से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, पर दूसरी तरीके से। मैंने यहाँ पर मीथेन को कंबशन किया तो यहाँ पर मुझे मिला CO2 और H2O। ठीक है, अगर मैं इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखूं तो यहाँ पर आएगा 2H2O 2 2 4, तो दिस विल आल्सो बी 2। ठीक है, ये हो गई मेरी मीथेन की बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैंने देखा तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरा ये जो हाइड्रोजन था, ये जो कार्बन है, कार्बन में यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। मैम अब आपने एक बात स्क्रीन बताओ, शेयर नहीं की हुई है। स्क्रीन शेयर नहीं की हुई है मैंने, तो मुझे नो तो मैम, दिख रहा है। मेरी शो ही नहीं हो रही है। एक मिनट हाँ। ओके, एक मिनट करती हूँ मैं। अभी दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं ये जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, उसको फर्दर साइंटिस्ट ने इसको डेफिनेशन को एक्सपैंड किया। तो डेफिनेशन किस तरह से एक्सपैंड की उसको समझते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम कंबशन ऑफ मीथेन देख रहे हैं तो CH4 + O2, यहाँ से आपको मिल रहा है CO2 और यहाँ पर मिला H2O। ठीक है,
तो आपने इस रिएक्शन को बैलेंस किया तो ये कुछ इस तरह से बैलेंस हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा ये जो कार्बन है, कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो कार्बन को हमने कहा कि इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये जो है ये है आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या है ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस एलिमेंट को कहते हैं जिसकी ऑक्सीजन, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। उसी तरह से एक होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब ऑपोजिट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है वो है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीजन की गेनिंग टेंडेंसी ज्यादा है तो हम लोग उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी है वो ज्यादा है, इसलिए ये अपना क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, पर लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किससे कम है, ऑक्सीजन से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोला, इसको मैं ऐसा भी कह सकती हूँ क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल, और हाइड्रोजन मैंने क्या बोला, इट इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इट इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो मतलब साइंटिस्ट ने कहा कि आप इसको दूसरे तरह से भी बता सकते हो, इस डेफिनेशन को एक्सपैंड कर सकते हो। डेफिनेशन को एक्सपैंड किया तो उन्होंने कहा ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और आई कैन से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो वही डेफिनेशन है, बट उसको हमने क्या किया, अब एक्सपैंड किया। तो मैम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में तो हमारा फ्लोरीन भी आ जाएगा, हमारा वहाँ पे क्लोरीन भी आ जाएगा, हमारा नाइट्रोजन भी आ जाएगा। हमें पता है क्लोरीन नाइट्रोजन अभी हम देखते हैं, ये सब हमारे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो अगर रिएक्शन इनके साथ हो रही है, मतलब अगर इनका एडिशन हो रहा है कहीं पर, तो क्या वो भी ऑक्सीडेशन है, तो आंसर इज यस, वो भी ऑक्सीडेशन है। यही साइंटिस्ट का कहना था कि अगर कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है तो वो भी रिएक्शन क्या हो जाएगी, वो भी हमारी होगी, वो भी होगी हमारी क्या कहते हैं, ये अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर एक रिएक्शन लिखती हूँ एक ऐसे एलिमेंट के साथ जहां पर आपका वो नहीं है, जहां पर आपका वो नहीं है, क्या नाम है, ऑक्सीजन नहीं है। जैसे मान लो लिया मैंने मैग्नीशियम का रिएक्शन मैंने कराया फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर जो बनेगा सब्सटेंस दैट विल बी MgF2। कोई कहेगा कि मैम इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हम रिडॉक्स में क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझो, जो फ्लोरीन होता है इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जो है इसकी सबसे ज्यादा होती है, कोई भी एलिमेंट अपनी पीरियोडिक टेबल पे उठा लो। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब आप ध्यान से देखो तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हुआ, जाके Mg में ऐड हो गया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाकर Mg में ऐड हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे MgF2 जो बना, यहाँ पर MgF2 जो बना, यहाँ पर क्या हुआ, Mg में जाके एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सेकेंडली अगर आप ये फ्लोरीन को देखो, तो फ्लोरीन जो है यहाँ पर फ्लोरीन क्या हुआ, फ्लोरीन यहाँ पर जाके रिड्यूस हो गया। ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पर जाके रिड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है ये जाके किसके साथ ऐड हो गया था, मैग्नीशियम के साथ ऐड हो गया था। अच्छा रुको, ये फ्लोरीन वाली बात अभी मैं रिडक्शन में ऐड कर लूंगी आपके। ठीक है, ऑक्सीडेशन समझ में आया कि यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज हुआ ये हमने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि मैग्नीशियम में जाके ऐड हो रहा था हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मैग्नीशियम में जाकर हमारा ऐड हुआ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कहाँ गया यार ये कर्सर, हाँ, तो मैग्नीशियम में जाकर यहाँ पर ऐड हुआ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन।
अब क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो एडिशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। रिडक्शन कैसे हो रहा है वो हम थोड़ी देर में समझेंगे, पर फिलहाल हम ऑक्सीडेशन के केसेस लेते हैं। ठीक है, तो क्या मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एडिशन हुआ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, और कभी भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अभी मैंने जितना समझाया है आपको वो लिख लेते हैं पहले, और ये जो एग्जाम्पल्स एक तो डिस्कस किए आपके साथ वो उसको देखते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखो एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। यू कैन राइट एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो एप्लीकेशन में जल्दी से लिखो, शॉर्ट में कोरोजन लिख लो। फर्स्ट वन इज कोरोजन, सेकंड वन इज कोरोजन, सेकंड वन इज photosynthesis, third is respiration, fourth is burning या combustion of fuels, ठीक है। और फिफ्थ में आप लिख सकते हो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। अच्छा, आपको पता है हमारे नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे प्रेजेंट हुए होते हैं जो कि अपने ऑक्साइड्स के फॉर्म पे हैं। और क्यों वो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं? क्योंकि वो रिएक्टिव है। जैसे अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन आपको कैसे मिलता है? आपको पता है कि ब्लास्ट फर्नेस में जब हम आयरन ओर को डालते हैं तो कोक की प्रेजेंस में हम लोग उसको आयरन में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये जो आयरन ओर होता है ये हमारे किस फॉर्म में होता है? ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड को हम लोग क्या कर रहे हैं? आयरन ऑक्साइड से आयरन बना रहे हैं। तो मतलब आयरन ऑक्साइड से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम रिमूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि मैम ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसका यूज इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा होता है। और एक एग्जांपल है आपका रिडक्शन ऑफ आयरन ओर टू आयरन। तो इसी तरह से हमारे और भी कई मेटल्स एलिमेंट्स हैं जो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से आपको एल्यूमिनियम कैसे मिलेगा? वो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है वो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है जहाँ पे इस ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यू मे ऑल्सो राइट नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, उसके बाद लिखो आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में लिखो, उसके बाद ऑक्सीडेशन लिख लो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन from an element or a compound is known as oxidation. This can further be ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। आपने लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। The definition can also oxidation can also be defined as the addition of oxygen or electronegative element, or the removal of hydrogen ब्रैकेट में लिख लो electropositive element, or the removal of hydrogen electropositive element is known as oxidation. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ हम रिएक्शंस लिख लेते हैं पहले। ठीक है, लिखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन की पहली रिएक्शन लिखो यहाँ पे, राइट डाउन।
CH4 plus O2, it is getting converted to CO2 plus H2O. लिख लो, this is oxidation. दूसरी रिएक्शन, अच्छा, और इस रिएक्शन में यहाँ पर मेंशन कर लेना, यहाँ से जब हम यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन. दूसरी रिएक्शन लिख लो, Mg plus F2, it gives me MgF2. ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर Mg का भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. और ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पर एडिशन ऑफ फ्लोरीन, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. क्या लिख लिया ये दोनों रिएक्शन? यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट आप लोग लिखो. अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एक बार रिडक्शन की. ठीक है, रिडक्शन की बात करेंगे अगर, तो रिडक्शन के लिए लिख लो, रिडक्शन ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन. तो रिडक्शन की पहले डेफिनेशन लिख लो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ब्रैकेट में मेंशन कर लो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और रिमूवल, एक सेकंड, क्या लिखा आपने रिडक्शन में? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिखो, और रिडक्शन लिख रहे हैं ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, that is electropositive element, that is electropositive element to a substance is called as reduction, is called as reduction, is called as reduction. ठीक है, प्लीज यार कोई भी एक लोग मुझे ये जो ऑक्सीडेशन का आपने जो दूसरा डेफिनेशन लिखा था, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, वो बता दो जरा, क्या लिखा है आपने उसमें? वहां पे गलती ने बोल दिया मैंने कुछ. This can further be defined as the addition of oxygen or electronegative elements or the removal of hydrogen electropositive elements. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है. तो अब हम लोग देख रहे हैं रिडक्शन वाली रिएक्शन. ठीक है, तो रिडक्शन वाली रिएक्शन में अगर हम लोग देखें, तो रिडक्शन वाली रिएक्शन देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया. क्या है ये, क्या है ये? C2H4, यह है आपका इथेन. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अगर मैं इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊं, तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर सुटेबल कंडीशंस यहाँ पर हो जाएगा CH4 CH4. ठीक है, सॉरी CH4 नहीं, यहाँ पर ये अपना होगा CH3 CH3. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन जाके यहाँ ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन जाके यहाँ पर ऐड हो गया. ठीक है, तो हमको मिल गया यहाँ पर CH3 मतलब हमको, सॉरी, ये अपना था इथीन, और ये आपका बन गया इथेन, ये आपका बन गया इथेन. ठीक है, दिस इज योर इथीन C2H4, और ये आपका हो गया C2H6 मतलब इथेन. तो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तो ये रिएक्शन हो गई हमारी रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है,
अब एक रिएक्शन देखते हैं जो हमने प्रीवियस केस में देखी थी। Mg प्लस F2 यहाँ पर बना हमारा MgF2, ठीक है। अगर आप इस क्लोरीन को देखो तो इस क्लोरीन में क्या हुआ, इस क्लोरीन में ये मैग्नीशियम आके ऐड हो गया। और मैग्नीशियम कैसा एलिमेंट है? मैग्नीशियम है आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या है मैग्नीशियम? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो हमने डेफिनेशन में लिखा है कि अगर कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड होता है, जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम है, तो वो रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के जैसे ही, और ये रिएक्शन हो जाती है हमारी रिडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया रिडक्शन। तो अगर आप देखो तो आप बोलोगे मैम पिछली केस में आपने ये बताया ये ऑक्सीडेशन है, इस केस में आप कह रहे हो ये रिडक्शन है, तो एक्चुअली में है क्या उसको समझो। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में कौन ऐड हुआ? मैग्नीशियम में जाके क्लोरीन ऐड हुआ। तो मैग्नीशियम हैज अंडरवेंट, इट हैज अंडरगॉन, क्या होगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। और यहाँ पे जो क्लोरीन है इट हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मैग्नीशियम में क्या हो रहा है? मैग्नीशियम में क्लोरीन ऐड हो रहा है। हाँ, तो मैग्नीशियम में क्लोरीन मतलब एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। और फ्लोरीन में क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, मतलब जैसे हाइड्रोजन ऐड होता है। तो ये वाला जो हो गया, ये हो गया आपका रिडक्शन, ठीक है। ये आपका हो गया रिडक्शन। तो यहाँ पर एक रिएक्शन है आपकी ऑक्सीडेशन और एक रिएक्शन है आपकी, मतलब यहीं पर इसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है। आपका एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा एलिमेंट आपका रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन आपके पेयर में ही होती है, अगर ऑक्सीडेशन है तो साथ साथ रिडक्शन भी है। इसको फर्दर समझने के लिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखेंगे, तो उसमें समझ में आ जाएगा। राइट डाउन दिस एग्जाम्पल, लिख लो इसको। इस एग्जाम्पल को फिर से लिख लो, मैग्नीशियम वाला, Mg प्लस F2 वाला, Mg प्लस F2। मैम हाँ, तो मैम इसमें हम ये कैसे लिखेंगे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है? देखो कैसे, मैं यहाँ पर इस मैग्नीशियम एलिमेंट की बात करूँ। ऊपर वाला एग्जाम्पल लिख लिया ना सबने? ऊपर वाला एग्जाम्पल लिख लिया, इथीन वाला। तो ये वाला एग्जाम्पल लिख लिया हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में क्या ऐड हो रहा है? MgF2 देखो, तो MgF2 में मैग्नीशियम में जाके, इस मैग्नीशियम में जाके MgF2 में जब गया तो मैग्नीशियम में आके फ्लोरीन ऐड हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? यस मैम, तो अभी मैं फ्रीज हुई है, हाँ, स्क्रीन बिल्कुल फ्रीज हुई है। चली गई। अरे यार, ठीक है, रुको एक मिनट। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी थी वो मैंने लिखी थी MgF2 फॉर्म हो रहा था, किससे फॉर्म हो रहा था? Mg और फ्लोरीन की रिएक्शन से MgF2 फॉर्म हुआ। तो अगर अब आप यहाँ पे समझो तो यहाँ पर मैग्नीशियम में क्या हुआ? मैग्नीशियम में आके फ्लोरीन का एडिशन हो गया। तो मैग्नीशियम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसमें एडिशन किसका हुआ वो देखो। इसमें जो एडिशन हुआ है वो किसका हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। किसका हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है तो वो एलिमेंट क्या होता है? इट हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से बताएंगे कि मैग्नीशियम में क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। पर अगर हम F2 की बात करें, अगर हम F2 की बात करें तो यहाँ पर F2 के साथ क्या हुआ है? अब थोड़ी देर के लिए F2 को भूल जाओ, अब देखो जरा MgF2 में इस फ्लोरीन के साथ जाके क्या ऐड हुआ? फ्लोरीन के साथ जाके ऐड हुआ एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट किसी एलिमेंट या कंपाउंड पे जाके ऐड होता है तो उस तरह की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि उसमें जाके फ्लोरीन ऐड हुआ, ठीक है। और क्लोरीन का रिडक्शन हुआ क्योंकि उसमें जाके मैग्नीशियम ऐड हुआ। तो MgF2 से नहीं, मैग्नीशियम या फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। समझे क्या आप मेरी बात? यस मैम, पक्का समझ में आई ना? वरना फिर से रिपीट कर दूं मैं इसको। ये तो समझ में आ गया मैम, बट एक बार फिर से आप बता देना लिखेंगे कैसे, उसमें ही मेन हाँ, कंफ्यूजन है। वही 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 मैं
बता रही हूँ, 1 मिनट बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये जो रिएक्शन लिखी Mg+F2 गिव्स MgF2, वो लिखो पहले। Mg+F2 प्रोडक्ट में लिखो MgF2, ठीक है। Mg+F2 गिव्स MgF2, इसको लिखो। फिर उसमें लिखो Mg element has undergone oxidation. Mg element has undergone oxidation as electronegative element fluorine has been added to it. As electronegative element fluorine has been added to it, ठीक है। फिर लिखो fluorine has undergone reduction. As electropositive element magnesium has been added to it. As electropositive element magnesium has been added to it. ठीक है, समझ में आया क्या कि कैसे लिखेंगे उसको, ठीक है। यस मैम। मैं समझ गई आपकी बात। आपका कहना ये था कि मैम मोर देन वन रिएक्टेंट नहीं फॉर्म हो रहा तो हम उसको कैसे लिखें कि रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है, ठीक है। ओके, फिर इसमें एक और रिएक्शन लिखो एक और रिएक्शन लिखो FeCl3 plus H2 gives FeCl2 plus H2 रिएक्ट प्रोडक्ट लिखो FeCl2 plus HCl। अब आपके सामने एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है। FeCl3 में जब आपने हाइड्रोजन का एडिशन किया तो यहाँ पर बना FeCl2 और HCl। तो अब ये रिएक्शन में मुझे बताओ कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा पार्ट रिड्यूस हो रहा है। ध्यान से सोचो और देखो और बताओ। FeCl3 plus H2 gives FeCl2 plus HCl। मैम अच्छा रुको, जिससे पूछूंगी वो बोलेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ डाउट है कि आंसर बता रहे हो? आंसर बता रहा था मैम। हाँ ठीक है, रुको। विनिशा आप बताओगे यहाँ पर ये जो रिएक्शन हमने बोली, रिएक्शन मैंने क्या बोली, मैं लिखती हूँ यहाँ पर। हाँ मैम। हाँ, FeCl3 प्लस क्या रिएक्शन थी? plus H2 FeCl3 plus H2 gives FeCl2 plus HCl, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड है, इसका क्या हो रहा है? इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितने क्लोरीन एटम्स हैं? 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन के एटम्स हैं। और यहाँ पर कितने क्लोरीन के एटम्स हैं? 2 क्लोरीन के एटम्स है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 थे और अब यहाँ पे 2 है, मतलब एक निकल गया। तो अगर रिमूवल ऑफ क्लोरीन हुआ, रिमूवल ऑफ क्लोरीन मतलब ये क्लोरीन कैसा है? क्लोरीन है अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो अगर रिमूवल ऑफ दिस काइंड ऑफ एलिमेंट होता है तो क्या होता है, मतलब रिमूवल ऑफ क्लोरीन किसके जैसा हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के जैसा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा? रिडक्शन। ये हो गया मेरा रिडक्शन, फाइन। अब ये H2 में देखो तो यहाँ
यहाँ पर इस वाले H2 में क्या हो रहा है, H2 में यहाँ पर क्लोरीन जाके ऐड हुआ, ठीक है। तो H2 में यहाँ पर क्लोरीन ऐड हुआ, तो यहाँ पर ये वाला रिएक्शन कैसे हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो रहा है एडिशन ऑफ क्लोरीन, और क्लोरीन कैसा है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। फाइन, समझ में आया, कैसे पता चलेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीडेशन कहाँ पर है और रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है। Yes, ma'am. एक और रिएक्शन लिखोगे, Yes, ma'am. लिखो HgCl2 प्लस SnCl2 HgCl2 प्लस SnCl2 gives Hg2Cl2 gives Hg2Cl2 plus SnCl4 plus SnCl4. HgCl2 plus SnCl2 gives Hg2Cl2 plus SnCl4. HgCl2 plus SnCl2, it gives me Hg2Cl2 plus SnCl4, ठीक है। अमान, आप मुझे बताओगे इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर किसी को Hg के साथ नहीं समझ में आता मान लो, तो SnCl2 को देखो, SnCl2 में देखो, SnCl2 में क्या हुआ, SnCl2 ये जो 10 है ये जाके किस में कन्वर्ट हो गया, SnCl4 में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ पे क्लोरीन एटम्स ऐड हो गए। और अगर क्लोरीन एटम्स ऐड होते हैं तो क्या होता है, क्लोरीन एटम ऐड होते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो मतलब SnCl2 का हमारा यहाँ से SnCl4 में कन्वर्ट हुआ, तो ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन। और ये जो HgCl2 का Hg2Cl2 में कन्वर्ट हुआ, ये चीज हमारी क्या है, दिस इज योर रिडक्शन। कोई कह रहा है मैम समझ में नहीं आया ये कैसे रिडक्शन हुआ, तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक मरकरी एटम के साथ, हाँ, रिडक्शन ऑफ SnCl2, SnCl2 का रिडक्शन ही है, एक बार चेक करो आप, समझो इसको। HgCl2 जो है यहाँ पे एक Hg के साथ यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट जो है वहां पर एक Hg के साथ एक ही क्लोरीन है, या फिर 2 Hg के साथ 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाले क्लोरीन के साथ ये जो Cl2 है, इसमें क्या हुआ, एक तरह से आप देखो तो यहाँ पर मरकरी ऐड हो गई। पहले यहाँ पर क्या था, पहले यहाँ पर था HgCl2 और अब यहाँ पे बन गया Hg2Cl2, मतलब यहाँ पर एक और मरकरी ऐड हो गया। और मरकरी कैसा है, मरकरी है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो मरकरी अगर आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब जैसे हाइड्रोजन, तो इसके एडिशन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे HgCl2 को हो रहा है हमारा रिडक्शन और SnCl2 का हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। समझ में आ गई ये वाली बात। अब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान सकते हो ना। अब एक रिएक्शन और लिखो, एक और बताओ मुझे, ठीक है। लिखो Na सोडियम प्लस H2, सोडियम प्लस H2 gives NaH, सोडियम प्लस H2 gives NaH, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम प्लस H2 gives me NaH, Na प्लस H2 gives me NaH। अब ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन समझो, इस रिएक्शन में तो सीधी सी बात दिख रही है। चलो कौन बताएगा, मैं ढूंढती हूँ किसी एक को, है ना, कौन बताएगा, आर्यन, आर्यन बताएंगे मुझे। मैम Na में Na जब NaH बनता है तब उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Na का, H का, ऑक्सीडेशन
किसका हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि हाँ। इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऐसा आप बोल रहे हो, है ना। यस और मैम। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन का रिडक्शन। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन। पक्का। NaH में अगर मैं सोडियम को देख रही हूँ तो सोडियम में क्या हुआ, हाइड्रोजन जाके ऐड हो गया, और हाइड्रोजन अगर ऐड होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। को। हाइड्रोजन ऐड होता है तो हम उसको रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमारा यहाँ पर देखो ये जो रिएक्शन है ये बहुत एक अच्छा रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर अपना जो सोडियम है, अब आप सोचो कि ये जो हाइड्रोजन होता है ये हमेशा जो बॉन्ड्स बनाता है, इसका इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बाद में दूंगी कि NaH रिडॉक्स रिएक्शन है, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। पर ये ऑक्सीडेशन इसमें किसका हो रहा है और रिडक्शन इसमें किसका हो रहा है, इसको हम लोग अच्छे से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एज पर योर विश आप नेक्स्ट क्लास में रिडॉक्स का कंटिन्यूएशन चाहते हो या आप एक नया टॉपिक चाहते हो डिस्कस करना, क्योंकि रिडॉक्स में अभी भी काफी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का Redox ट्रांसफर reaction. कैसे हो रहा है। रिडॉक्स Redox रिएक्शन, एक reaction. वोट रिडॉक्स का आया, नेक्स्ट वोट रिडॉक्स मैम, रिडॉक्स। रिडॉक्स, Yes, ma'am, redox. ठीक है। हाँ मैम ये तो एक काम करेंगे, ये टॉपिक ही ठीक है ना, तो एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम रिडॉक्स रिएक्शंस को ही कंटिन्यू करेंगे, और ये NaH वाला जो केस है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ आप, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की बात हो रही है, रहने दो, मैं नेक्स्ट क्लास में ही बात करूंगी, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली जो सोडियम होता है ये आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो इस वाली पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे कि आयंस का फ्लो कैसे होगा, ठीक है। इज दैट ओके? तो नेक्स्ट क्लास में रिडॉक्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ। हाँ जलज, आपका वो SnCl2 वाला और HgCl2 वाला आपको हो गया ना क्लियर कि वहां पर Yes, ma'am. SnCl2, हाँ ठीक है, वो गलती नहीं करना। ओके ठीक है, तो आज वाली क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके Thank you, ma'am. थैंक यू फॉर द सेशन, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।